गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें ड्रग रीजनिंग्स। ठीक है, ड्रग रीजनिंग्स क्या होती है? तो कुछ कॉम्बिनेशन रिप्रेशन इसको इसके साथ क्यों देते हैं? फॉर एग्जांपल अमोक्सिलिन के साथ में क्लोरिक एसिड क्यों देते हैं, आइसोनियाजाइड के साथ में B6 क्यों देते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम साथ में क्यों देते हैं, लोकल एनास्थेटिक के साथ में एड्रेनलिन क्यों देते हैं। ये तो हो गए कॉम्बिनेशन। फिर किस कंडीशन में कौन सी ड्रग इफेक्टिव होती है कि नहीं होती, जैसे सल्फोनामाइड पस के केस में इनइफेक्टिव होता है, इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं देते, हिपेरिन को ओरली क्यों नहीं देते। ठीक है, तो ऐसे कम से कम 25 से 30 टाइप की ड्रग रीजनिंग है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं ना। ड्रग रीजनिंग बहुत सारी है, पर ये कुछ सिलेक्टेड, जैसे टेट्रासाइक्लिन को मिलकर के साथ एंटासिड के साथ क्यों नहीं देते, टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकॉल को प्रेगनेंसी में क्यों नहीं देते। ये सारी रीजनिंग है ना आज कवर करेंगे। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है वो सबलिंगुअली क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो पूरा क्लास करने के बाद उसके कुछ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम। ठीक है, और पहले कुछ रीजनिंग को समझ लो जिससे कि प्रॉपर तरीके से वो कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में इनसे 2-3 क्वेश्चन आराम से आते रहते हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी, फार्माकेमिस्ट्री, थेरापेटिक्स, ठीक है, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, मल्टीपल सब्जेक्ट में आने वाले टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। तो फर्स्ट रीजनिंग इसमें, वाई एंटीबायोटिक्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन को रिलेशन समझना है ना, हम घर पे कोई सर्दी खांसी होती है तो उस समय एंटीबायोटिक हम सिंगल खाते हैं, या तो एजिथ्रोमाइसिन ले लिया, अमोक्सिलिन ले लिया, सेफोडॉक्सिन सिंगल ही खा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इन रिलेशन टू क्रिटिकल कंडीशन बोल दो, यहाँ कोई पेशेंट इन्फेक्शन के कारण जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया उस समय की बात कर रहे हैं। तो एंटीबायोटिक्स आर जनरली गिवन इन कॉम्बिनेशन फॉर्म। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा एंटीबायोटिक साथ में दी जाती है उसको हम कॉम्बिनेशन बोल, जैसे टीबी में कॉम्बिनेशन चलता है। ठीक है, और कोई इन्फेक्शन सीवियर होगा उस समय कॉम्बिनेशन में, एड्स की दवाइयां कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंटीबायोटिक के लिए पूछ रहा है कि एंटीबायोटिक को कॉम्बिनेशन में क्यों देते हैं। इसका वन वर्ड आंसर क्या होगा? टू मिनिमाइज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। सपोज कोई सर्दी खांसी कुछ हुई, फिर निमोनिया हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट है, या कोई सीवियर सीएनएस का इन्फेक्शन है, अब ये पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो यहाँ पर हम उसको कोई एक एंटीबायोटिक, लाइक फॉर एग्जांपल कि हम सेपोडॉक्सिम देकर क्या उसके भरोसे बैठे रहेंगे? नहीं, एक के भरोसे नहीं रहेंगे। उस समय हमको क्या है, एक हम बीटा लैक्टम दे दो, साथ में कोई मैक्रोलाइड दे दिया, या कोई और तरीके से काम करने दवाई हमने ना ड्रग के मैकेनिज्म देखे थे। कुछ होती जो सेल वाल बनने नहीं देती, कुछ होती जो प्रोटीन से इसको इनहिबिट करती है, कुछ होती है जो सेल मेम्ब्रेन परमिलिटी को चेंज कर देती, कुछ होती है एंटी मेटाबोलाइट जो जरूरी मतलब टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने नहीं देती। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक दो या तीन टाइप की ड्रग ले ली भाई, इसके अगेंस्ट पर रेजिस्टेंस आए थे, दूसरे मैकेनिज्म से काम करे, तीसरे मैकेनिज्म से काम करेगी। ठीक है, तो इसलिए D1 D2 D3 मतलब कॉम्बिनेशन फॉर्म में इसलिए दिया जाता है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन आर इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर, ठीक है, antimicrobial resistance. ठीक है, this means that individual antibiotic that used to effective are no longer effective. ठीक है, मतलब जब हम सिंगल के भरोसे बैठेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है वो असर ही नहीं कर रही, रेजिस्टेंस आ गया तो फिर इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो क्या क्या हमने दो या तीन का कॉम्बिनेशन ले लिया, इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन थेरेपी इन केस ऑफ इन्फेक्शन की बात करें हम। ठीक है, दूसरा आता है वही सेम कंडीशन इसमें भी पूछा है कि कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ना। टीबी में जनरली हम जानते हैं क्या देते हैं, उसमें रिप्स देते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग की पहले बात करें हम ना, रिफाम्पिसिन, पैरेंजामाइड, एरिथ्रोम्बिटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। रिप्स एज भी जब देते हैं जब रेजिस्टेंस आ जाए, शुरुआत में 4 से ही काम हो जाता है, पर वो 4 जो दवाइयां चलती है, जैसे इंटेंसिव फेस होता है तो इंटेंसिव फेस में क्या करते हैं 4 एफडीसी चलाते हैं। एफडीसी का मतलब होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, तो उसमें 4 दवाइयों की कॉमन टेबलेट, कंबाइंड टेबलेट है, फिर वेट के हिसाब से चलता है, एक वेट ज्यादा है तो 2 3 4 ऐसे चला है, तो RIPE 4 दवाइयों की टेबलेट चले, ये हो गया इंटेंसिव फेस। फिर आता है दूसरा 2 महीने के लिए ना, 2 मंथ के लिए ये देता है 4 दवाइयों की कंबाइंड टेबलेट। फिर आता है कंटिन्यूअस फेस, कंटिन्यूअस फेस में फिर पैराजिनामाइड बंद कर दिया था हमने, दे दिया RIE, 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन। तो मतलब कहीं ना कहीं 4 एफडीसी या 3 एफडीसी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दिया जाए, क्यों देता है? वही वापस क्या, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए कि वो रेजिस्टेंस डेवलप न हो जाए। ठीक है, अलग अलग मैकेनिज्म से काम करने वाली दवाइयां हैं, तो ये नहीं काम करती ये करेगी, ये नहीं करेगी ये करेगी। ठीक है, तो वो स्ट्रेन जो होता है रेजिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप न हो जाए, तो एक बार
ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस डेवलप हो गया तो फिर हमको सेकंड लाइन ड्रग, उसमें भी मल्टीपल ड्रग, ज्यादा डोज और लॉन्ग टर्म थेरेपी शुरू हो जाती है। इसलिए शुरुआत से ही क्या करो, कॉम्बिनेशन थेरेपी शुरू करो। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर वैसे भी बहुत ही ढीठ मतलब मजबूत बैक्टीरिया है ना, सेल वॉल के अंदर माइकोलिक एसिड हैज अ पोटेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस टू सिंगल ड्रग। सिंगल ड्रग देंगे तो बहुत जल्दी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, ठीक है। नॉट कंप्लीटली इरिगेट, वो प्रॉपर तरीके से खत्म भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, यूजिंग अ कॉम्बिनेशन मल्टीपल ड्रग विद डिफरेंट मैकेनिज्म है ना, अलग अलग मैकेनिज्म। कुछ होती है जो अरेबिनोगैलेक्टिन पे काम कर रही है, कुछ होती है जो माइकोलिक एसिड पे काम कर रही है, कुछ होती है जो आरएनए पॉलीमरेज पे इनहिबिट कर रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म की दवाई ले लो तो फिर क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए रेजिस्टेंस डेवलप करना, है ना। मोर डिफिकल्ट फॉर द बैक्टीरिया टू डेवलप रेजिस्टेंस। तो ये वन वर्ड आंसर क्या हो गया, टू मिनिमाइज द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। या रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम कॉम्बिनेशन देते हैं, जैसे एंटीबायोटिक को कॉम्बिनेशन में दिया, ऐसे टीबी में भी हम जो होते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को क्या कर रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है रेजिस्टेंस को कम करने। तो जनरल चीजें हर कोई जानता होगा ये, ठीक है। चलो अगला है, वाई क्लेवनिक एसिड गिवन विथ अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन के साथ में क्लेवनिक एसिड क्यों देते हैं। सबसे पहले हमको जो ड्रग के नाम है उनके बारे में पता है। अमोक्सिसिलिन क्या होता है, अमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन है, मतलब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तो अमोक्सिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, ठीक है। क्या होती है, बीटा लैक्टम रिंग, ऐसे 5 मेंबर रिंग, साथ में एक 4 मेंबर रिंग, और इस रिंग को क्या बोलते हैं हम, बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं। किसको, ये जो 4 मेंबर रिंग, फिर NaCOR साथ में अमोक्सिलिन, फिनाइल रिंग उसमें OH भी होगा, साथ में अमाइनो ग्रुप जुड़ा रहता है, ये बीटा लैक्टम रिंग है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो थोड़े से बदमाश टाइप के होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया ने क्या करा, एक एंजाइम प्रोड्यूस करा, इस एंजाइम का नाम है बीटा लैक्टमेस। ये जो एंजाइम है ये आता है और इस बीटा लैक्टम रिंग को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो हमारी एंटीबायोटिक क्या होगी, खत्म हो गई। ये बैक्टीरिया ना मरेगा ना इसके बच्चे मरेंगे, सारे सारे बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एक तरह के हो गए, ठीक है। तो क्या करो, अमोक्सिलिन को ये डिग्रेड कर रहे हैं, तो अमोक्सिलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ में क्या दे दो, एक बॉडीगार्ड दे दो, ठीक है। ये बॉडीगार्ड क्या हो गया, क्लेवनिक एसिड बोल दो या उसको हम इनहिबिटर बोल दो। ये इस एंजाइम को जाकर क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, इसको पकड़ के बैठ जाएगा। तो अमोक्सिलिन क्या करेगी, फिर इस बैक्टीरिया को क्या कर देगी, उसकी सेल वॉल संदेश को रोक देगी, उसको बैक्टीरिया को क्या कर देगी, किल कर देगी, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। बीटा लैक्टमेज, इसको पेनिसिलिनेज भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पेनिसिलिनेज, है ना। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बीटा लैक्टमेज या पेनिसिलिन एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सम बैक्टीरिया। और ये एंजाइम जो होता है ये हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करता है। वो पेनिसिलिन हो, सेफोलोस्पोरिन हो, मोनोबैक्टम का, जिसमें बीटा लैक्टम रिंग है उसको ब्रेक कर रहा है, तो फिर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा एक तरह से, ठीक है। तो क्लेवनिक एसिड क्या है, एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, ठीक है। ये क्लेवनिक एसिड, ये इनहिबिटर है। क्लेवनिक एसिड अपने आप में एंटीबैक्टीरियल नहीं है, मतलब उसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी लगभग मतलब हम जीरो के आसपास मान लो, वो बैक्टीरिया को नहीं मारता, वो बस क्या करता है, एंजाइम को इनहिबिट करता है और ड्रग जाकर बैक्टीरिया को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो क्लेवनिक एसिड इज अ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर या पेनिसिलिन इनहिबिटर, ठीक है, डेट प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ अमोक्सिलिन बाय द बीटा लैक्टमेज एंजाइम। अब क्लेवनिक एसिड जो तो अमोक्सिलिन के साथ में आता है, इसके अलावा दूसरे और भी इनहिबिटर जैसे सल्बेक्टम हो गया, ठीक है, सल्बेक्टम हो गया, टेजोबेक्टम हो गया, ठीक है, ये भी जो है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, ठीक है। जैसे बहुत सारे सेपोलोस्पोरिन के साथ में आपको टेजोबेक्टम मिलेगा, ठीक है, और जो एम्पिसिलिन होता है उसके साथ में आपको क्या मिलेगा, सल्बेक्टम। तो सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम, एइबेक्टम और क्लेवलेनिक एसिड, ये चारों के चारों क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। ये बीटा लैक्टमेज एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, हमारी ड्रग को डिग्रेड होने से बचाता है, ड्रग का इफेक्टिवनेस बढ़ गया और रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाएगा, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट करके ड्रग के डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमको साथ में देना पड़ता है। अब मार्केट से अगमेंटिन आता है, नोवामैक्स वगैरह आपको मिलेंगे, बहुत सारे अमोक्सिलिन के ब्रांड नेम। तो वहां पर क्लेवनिक एसिड नहीं लिखा रहता, क्या लिखा रहता है, पोटेशियम क्लेवनेट। तो पोटेशियम क्लेवनेट ही क्लेवनिक एसिड है, ठीक है, तो उसका साल्ट हो गया एक तरह का। तो ये रीजनिंग भी बहुत ही कॉमन जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो क्यों देते हैं, बोले बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को बीटा लैक्टमेज एंजाइम से डिग्रेड होने से बचाने के लिए। ये जो ड्रग जो बाकी जो क्लेवनिक एसिड, सल्बेक्टम, टेजोबेक्टम, ये सब क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट रीजनिंग है इसमें, गिव द एडवांटेज ऑफ पेनिसिलिन वी ओवर पेनिसिलिन जी, ठीक है। पेनिसिलिन जी को क्या कहते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजाइल पेनिसिलिन, है ना, इसमें बेंजाइल ग्रुप सबसे शुरुआत वाला जो पेनिसिलिन मिला पेनिसिलिन जी था।
पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी दोनों जो है वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मतलब ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दोनों नैरो है। बट और क्या है, तो पेनिसिलिन जी का एक ड्रॉबैक है, इसको जब ओरली खाते हैं तो हमारा एसिड के कारण क्या होती है, डिग्रेड हो जाती है। पेनिसिलिन जी क्या होता है, एसिड के कारण डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। जबकि पेनिसिलिन वी, जी और वी में डिफरेंस क्या है, थोड़ा स्ट्रक्चर भले याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जी और बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। CH3 COOH, ठीक है। नाइट्रोजन, ये हो गया कॉमन न्यूक्लियस हो गया किसका, पेनिसिलिन का। अब आर की जगह क्या रखो आप, बेंजाइल पेनिसिलिन ना, C6H5 है ना, C6H5CH2, ठीक है। यहाँ क्या रख दिया हमने, C6H5CH2, ये हो गया बेंजाइल पेनिसिलिन। अब एसिड के कारण बीटा लैक्टम रिंग डिग्रेड हो जाते तो पेनिसिलिन ओरली इफेक्टिव नहीं है। कौन सा, पेनिसिलिन जी ओरली इफेक्टिव नहीं है। जबकि पेनिसिलिन वी क्या होता है, तो ये जो है पेनिसिलिन वी, ये उसका फिनॉक्सीमिथाइल और फिनॉक्सीइथाइल, तो वहां पर आप C6H5 जहाँ CH2 है, यहाँ पर क्या रखो आप, इसके बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो, ठीक है। तो C6H5OCH2, एक ऑक्सीजन लिंकेज ऐड करने से क्या हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, केमिस्ट्री में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो थोड़ी सी लेंथ बढ़ने के कारण ये क्या करने लग गया है, बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करने लग गया। अब एसिड के कारण ये बीटा लैक्टम रिंग डिग्रेड नहीं होगी, और वी जो है ओरली इफेक्टिव है, मतलब पेनिसिलिन जी को हम ओरली नहीं दे सकते, एसिड के कारण क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, एसिड लेबाइल है, ठीक है। जबकि पेनिसिलिन वी जो है वो एसिड रेजिस्टेंस है, ठीक है, एसिड स्टेबल है, उसको एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये मेन डिफरेंस है। बाकी दोनों क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे असर करती, नेगेटिव पे असर नहीं करती, नैरो स्पेक्ट्रम। तो पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है, एंड नॉट गिवन ओरली। बट पेनिसिलिन वी इज एसिड रेजिस्टेंट, मतलब उसको एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड ओरली एक्टिव, मतलब वी जो है ओरली एक्टिव है। बट अभी फिर बाद में आगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, वो भी ओरल एक्टिव है, पर वो नेगेटिव पे भी असर करते हैं, फिर मार्केट में वो ज्यादा यूज होने लगी, ठीक है। अगला है सल्फोनामाइड इज इनइफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस, ठीक है। बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन हो गया और वहां पर पस है, तो पस के केस में सल्फोनामाइड अपना असर नहीं करती। क्यों नहीं करती, कि सल्फोनामाइड का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, पैरामानोबेंजिक एसिड, फिर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, देन होता है क्या, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एक एसेंशियल मेटाबोलाइट है बैक्टीरियल की ग्रोथ के लिए, डीएनए वगैरह सिंथेसिस में इसकी जरूरत पड़ती है। दो एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम यहाँ पर होता है डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेस और डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। तो सल्फोनामाइड कहाँ काम करती है, यहाँ पर, ठीक है। इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते, तो पाबा से DHF बनना बंद हो जाता है, बैक्टीरिया स्टैटिक एक्शन आ जाए, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अब पस की बात करें, पस के केस में सल्फोनामाइड असर नहीं करती, क्योंकि पस जहां होता है, जहां पस इकट्ठा हो रहा है, वहां पर क्या हो गया, ऑलरेडी पाबा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो पाबा ज्यादा हो गया। अब ध्यान से सुनना, ये जो सल्फोनामाइड है, यदि हम बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो सल्फोनामाइड एक इनहिबिटर है। सल्फोनामाइड क्या है, इनहिबिटर है। और पाबा क्या है, सबस्ट्रेट है। पाबा क्या है, सबस्ट्रेट है। और डाइहाइड्रोफोलिक एसिड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है इस एंजाइम के कारण। अब ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, अब पता चले हमने सबस्ट्रेट का लेवल ज्यादा हो गया, तो फिर इनहिबिटर क्या हो गया, कम पड़ गया, इनहिबिटर अपना असर नहीं दिखा पाएगा। तो इन शॉर्ट कहते हैं कि जहाँ पस ज्यादा है ना, पस के प्रेजेंस में क्या होता है, पस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पैरामानो बेंजोइक एसिड, मतलब वहाँ पाबा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, विच एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ सल्फोनामाइड। मतलब सल्फोनामाइड जो होता है वो पाबा से DHF बनने नहीं देता, जबकि पाबा बहुत ज्यादा है, तो सल्फोनामाइड क्या एंजाइम पे काम कर पाएगा, एंजाइम तो भाई उसको कन्वर्ट करता रहेगा। तो पस के केस में आप एंटी मेटाबोलाइट या सल्फोनामाइड मत दो, दूसरी रख दे दो, अब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर दे दो, ठीक है, फिर जैसे पेनिसिलिन वगैरह दे दो, या फिर बात करें हम कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर दे दो, मैक्रोएड एंटीबायोटिक दो, अमाइनो क्लास, वो असर कर जाएगी, पर सल्फोनामाइड वो असर नहीं करती, ठीक है। तो ये नेक्स्ट रीजनिंग इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एंटासिड्स आर नॉट गिवन विद टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन पे एक क्वेश्चन हमेशा आता रहता है ना, तीन रीजनिंग आती है टेट्रासाइक्लिन। पहला होता है कि टेट्रासाइक्लिन को हम एंटासिड के साथ नहीं देना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के साथ नहीं देना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन को प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन को छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, 8 साल से छोटे बच्चे। चार रीजनिंग हो गई। चारों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही आते हैं, ठीक है। तो पहला है टेट्रासाइक्लिन को एंटासिड का क्यों नहीं, एंटासिड में इनऑर्गेनिक एंटासिड की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से होते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो,
ठीक है। फिर कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, तो इन सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इनके साथ हमने यदि टेट्रासाइक्लिन को लिया है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है पॉलीवेलेंट केटायन है। एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, कैल्शियम डबल पॉजिटिव। तो जो टेट्रासाइक्लिन है ये क्या करता है, इन केटायंस के साथ में ना, कैल्शियम मैग्नीशियम, इनके साथ में क्या करता है, इनसॉल्युबल चिलेट बना लेता है। मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब सॉल्युबिलिटी कम होगी तो फिर ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, और जब ब्लड में जाएगा ही नहीं तो फिर सिस्टमिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, लंग्स का, किडनी का इन्फेक्शन कैसे ठीक करेगा, ठीक है। तो एंटासिड्स के अंदर क्या होता है, बोले पॉलीवेलेंट, पॉली मतलब ज्यादा, वेलेंट मतलब प्लस माइनस है ना, केटायन। जैसे कैल्शियम डबल पॉजिटिव है ना, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है, मैग्नीशियम डबल है, तो इनके साथ में क्या है, बाइंड बनाता है, बॉन्ड बना लेता है, और क्या कर लेता है वो, इनसॉल्युबल चिलेट बना लेता है, जिससे उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। 80% के आसपास एब्जॉर्प्शन कम हो गया। मान लो हमने 100 mg टेट्रासाइक्लिन खाया है, अब उसमें से 80 एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो 20 गया तो असर नहीं कर पाएगा, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन वगैरह कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम टेट्रासाइक्लिन खाते रहेंगे पर कोई फायदा नहीं होगा, इन्फेक्शन। सेम केस मिल्क के साथ में भी, मिल्क प्रोडक्ट के, मिल्क में भी क्या होता है, कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ में क्या करेगा वो, चिलेट बना लेगा, ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन को पॉलीवेलेंट केटायन है ना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम, आयरन प्रिपरेशन भी याद रखना, ठीक है, आयरन के साथ में भी, नहीं आयरन Fe ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है। तो इनके साथ में कभी भी टेट्रासाइक्लिन को नहीं देना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, इनसॉल्युबल चिलेट बना लेगा, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। ये रीजनिंग आती रहती है एग्जाम में, ठीक है। तो एक तो ये दो रीजनिंग टेट्रासाइक्लिन की। तीसरी रीजनिंग है इसमें, टेट्रासाइक्लिन नॉट एडमिनिस्टर्ड इन प्रेगनेंसी, मतलब ये टेरेटोजेनिक नेचर का होता है। क्या होता है, टेरेटोजन। टेरेटोजन का मतलब होता है ऐसी दवाइयाँ, ऐसे केमिकल्स जो प्रेगनेंसी में यदि माँ ने खाया है तो जो बच्चे के अंदर क्या कर देंगे, वो डिफेक्ट कॉज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, टेरेटोजन बोलते हैं। या इस टाइप के फिनोमेना, इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं हम टेरेटोजेनिसिटी, टेरेटोजेनिसिटी, ठीक है। तो टेरेटोजेनिक, टेट्रासाइक्लिन्स आर टेरेटोजेनिक इन नेचर, ठीक है, दे कॉज एबनॉर्मेलिटी इन डेवलपिंग फिटस, ठीक है, बच्चे के अंदर क्या करेगा, मतलब टेरेटोजन का मतलब होता है कि जो डेवलपिंग फिटस के अंदर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल, या तो बॉडी के स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाएगी या उनके ऑर्गन फंक्शनिंग में, उसको बोलते हैं हम टेरेटोजेनिक ड्रग, ठीक है। तो एक टेरेटोजेनिक, क्लोरेम्फेनिकॉल भी टेरेटोजन है, ठीक है। तो टेरेटोजेनिक नेचर का होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके क्या हो जाता है, बाद में कॉज परमानेंट टूथ डिस्कलरेशन और बोन डिफेक्ट, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम जरूरी है ना, वापस कैल्शियम वाला कॉन्सेप्ट है। बोन डिफॉर्मिटीज मतलब हड्डियों में और टीथ, इन दोनों के लिए क्या लगता है, कैल्शियम, और कैल्शियम से क्या करता है, चिलेट बनाता है, तो बाद में उसके दांत पीले पड़ जाएंगे, ठीक है, और हड्डियों में भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए टेट्रासाइक्लिन को प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। टेट्रासाइक्लिन को 8 साल से छोटे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, क्या वर्ड लिखोगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, इस कंडीशन में नहीं देते ना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, व्हाई टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी, व्हाई टेट्रासाइक्लिन नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, व्हाई टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चिल्ड्रंस बिलो 8 ईयर एज, ठीक है। फिर इसको घुमा फिरा के केस स्टडी में पूछ लें, एक बच्चे को या माँ को कोई इन्फेक्शन हुआ है और उसको क्या करा है, टेट्रासाइक्लिन मतलब दिया, या और 2-3 रख के नाम लिख दिए कि ये 4 ड्रग ऐसे ऐसे दिए, बुखार वगैरह ये भी हो रहा है। बाद में उस बच्चे को क्या हो गया, उसके बोन में या टीथ में डिफेक्ट है, बता कौन सी ड्रग के कारण आया होगा, ठीक है। तो सीधे सी बात, अब 4 ड्रग के नाम लिख देते कंफ्यूज करने के लिए, हमको मालूम होना है वो टेट्रासाइक्लिन के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसे क्लोरेम्फेनिकॉल के बारे में पूछ लेते कि कोई ऐसी कंडीशन है, बाद में ऐसे ऐसे बॉडी के कलर चेंज हो गया और ना ग्रे कलर का हो गया, तो कौन सी ड्रग के कारण हुआ होगा, बोले क्लोरेम्फेनिकॉल के कारण हुआ होगा, ठीक है। चलो, तो ये टेट्रासाइक्लिन की नेक्स्ट रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रोबेनिसाइड इज गिवन विद पेनिसिलिन, ये लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था, कब, ड्रग इंटरेक्शन में, ठीक है, पेनिसिलिन। अब जब भी ऐसी कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट आए तो सबसे पहले हमको उस ड्रग के बारे में मालूम, पेनिसिलिन क्या है, तो पेनिसिलिन तो बोले एंटीबायोटिक है, क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देते हैं। और प्रोबेनिसाइड क्या है, एंटी गाउट है, एंटी गाउट, गाउटी अर्थराइटिस में देता है, यूरिक एसिड के एलिमिनेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब बोले प्रोबेनिसाइड को पेनिसिलिन के साथ में देंगे तो क्या होगा, तो प्रोबेनिसाइड डिक्रीज यूरिनरी एलिमिनेशन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन को निकलने नहीं देगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, उसका पेनिसिलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा, पेनिसिलिन का इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, कम डोज में ज्यादा असर करेगी।
तो सबसे पहले हमको ड्रग के बारे में मालूम होना चाहिए। प्रोबेनिसाइड जो है यूरिक एसिड के एलिमिनेशन को बढ़ाता है, गाउट में यूज करते हैं। और पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक के साथ में दोगे तो क्या हो जाएगा, तो जब ये जो पेनिसिलिन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको। पेनिसिलिन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। वो जो है ये यहाँ से ग्लोमेरुलस से फिल्टर नहीं होता, वो सीधे सीधे कहाँ सिक्रेट होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रेट होता है कौन, पेनिसिलिन। तो यहाँ पर क्या कर रहा है प्रोबेनिसाइड जो पेनिसिलिन, ठीक है। तो प्रोबेनिसाइड जो होता है उसके ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब यहाँ उसको सिक्रेट होने नहीं देगा, तो कहाँ ब्लड में घूमती रहेगी, ज्यादा देर असर करेगी, तो कम डोज में ज्यादा फायदा, ठीक है। इसलिए पेनिसिलिन के साथ में प्रोबेनिसाइड देते हैं, या प्रोबेनिसाइड देने से पेनिसिलिन का इफेक्ट होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पेनिसिलिन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोबेनिसाइड है। प्रोबेनिसाइड को दूसरे एंटीबायोटिक और मेथोट्रेक्सेट वगैरह इनके साथ में भी दोगे तो भी क्या करेगा ये, इट इनिबिट द रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन एंड अदर ड्रग्स, है ना, और भी ड्रग मेथोट्रेक्सेट वगैरह इनके भी एलिमिनेशन को क्या कर देती, कम कर देती है, ठीक है। और उसके कंसंट्रेशन को क्या करेगी, ब्लड में बढ़ा के रखेगी, जिससे क्या होगा, ज्यादा उसका असर होगा, ज्यादा इफेक्टिवनेस हो गया, प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन बोल दो, ठीक है, ज्यादा देर असर करेगी। नेक्स्ट रीजनिंग है इसमें, व्हाई एस्पिरिन नॉट गिवन एम्प्टी स्टमक, मतलब एस्पिरिन को खाली पेट क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। खाली पेट देंगे तो क्या होगा भाई, एस्पिरिन के बारे में तो जानते हो, एस्पिरिन एक एनएसआईडीएस के अंदर पढ़ा था ना, एनसाइड्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है। पेन भी कम करती है, ठीक है, फिर फीवर भी कम कर देती है, इंफ्लेमेशन को भी कम करती है, प्लेटलेट को इकट्ठा होने नहीं देती है ना, एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी भी होती है, ठीक है। नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करती है, ठीक है। और इरिवर्सिबली इनहिबिटर ऑफ कॉक्स, ठीक है, एक बार इनहिबिट कर दिया, कॉक्स गया काम से। अब जो हम पढ़ के आए थे कि कॉक्स एंजाइम जो होता है वो हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए अच्छा है, ठीक है, इसके लिए मतलब गुड एंजाइम है। अब आप कॉक्स को इनहिबिट कर दोगे, ठीक है, तो पेट में क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे, ठीक है, अल्सर हो जाएंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोजा डैमेज होने लगेगी, तो खाली पेट लेने से और ज्यादा छाले होंगे, ठीक है। तो एस्पिरिन हैज द पोटेंशियल टू इरिटेट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है, एंड gastrointestinal tract, है ना। टेकिंग एस्पिरिन ऑन एम्प्टी स्टोमक कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्टोमक अपसेट, हार्ट बर्न, ठीक है, एंड सम केसेस सीरियस gastrointestinal इशू सच एज अल्सर एंड ब्लीडिंग, ठीक है, पेट में छाले हो जाएंगे या फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, इसलिए खाली पेट नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के बाद लेते हैं। और जो भी एनसेट्स वगैरह नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर चल रहे थे उसके साथ में आपको कोई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटाप्रोजोल, रेविप्राजोल वगैरह, या एसिडिटी कम करने की दवाई में बोले रेनिटिडिन वगैरह, है ना, H2 ब्लॉकर देना ही चाहिए, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि एस्पिरिन, वाई एस्पिरिन नॉट यूज्ड इन पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है, पेट में पहले से छाले हैं, अब पेप्टिकल छाले होंगे तो जलन हो रही है, दर्द भी होगा, और दर्द मतलब सर दर्द, हाथ पैर दर्द, पेट दर्द, ठीक है, दर्द बहुत सारे तरह के होते हैं। अब यहाँ पेन के केस में वापस हम एस्पिरिन ले रहे तो और छाले बढ़ेंगे, क्यों, कि वो कॉक्स 1 और 2 दोनों के इनहिबिट करता है, तो छाले क्या हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे, है ना। एस्पिरिन कैन इंड्यूस द गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी, है ना, एंड इफेक्टिंग द म्यूकोजल लेयर, अल्सर को क्या कर देगा और बढ़ा देगा, इसलिए पेट दर्द मतलब पेट में जब छाले है उस केस में भी हमको क्या करना चाहिए, एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है, अल्सर को बढ़ाएगा और ब्लीडिंग कर देगा, ठीक है। अगला इंसुलिन नॉट गिवन ओरली। इंसुलिन के बारे में क्या जानते हैं हम, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। कितने अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर, 51 अमाइनो एसिड होती है ना, 2 चेन होती है 21 और 30 की, 51 अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। मतलब अमाइनो एसिड से मिलके बना है, मतलब प्रोटीन है, अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन मतलब प्रोटीन है, ठीक है। और प्रोटीन का वो ओरली लोगे तो सीधी सी बात है वो क्या होगा, हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड के अंदर एक तो एसिड है, दूसरा एंजाइम्स है, वो क्या करेंगे इस प्रोटीन को डीनेचर कर देंगे, क्या कर देंगे, डीनेचर कर, डीनेचर करा मतलब उसका असर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो कब देते हैं इंसुलिन, इंसुलिन एंटी डायबिटिक है ना, डायबिटीज में देते हैं जब बॉडी में टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो टाइप 1 और टाइप 2 इंसुलिन का जब रेजिस्टेंस, उस समय इंसुलिन असर नहीं करता है, तो टाइप 2 में नहीं, टाइप 1 में खास करके दिया जाए जब बॉडी में इंसुलिन की क्या है, कमी होती है, उस केस में देते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन को ओरली देंगे तो क्या होगा, इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, ठीक है, या पेप्टाइड हार्मोन, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, कॉमनली यूज्ड टू मैनेज द डायबिटीज, ठीक है। इंसुलिन इज पेप्टाइड हार्मोन, इट डिग्रेड या इनएक्टिवेटेड बाय गैस्ट्रिक फ्लूइड, ठीक है, इसलिए ये ओरली नहीं लेते, इसको कौन से रूट से लेते हैं,
सबक्यूटेनस रूट से दिया जाता है, जैसे इंसुलिन के पेन वगैरह आता है, खुद भी पेशेंट इंजेक्ट कर लेता है उसको, ठीक है। हिपेरिन भी नहीं देते, ऑक्सीटोसिन भी नहीं देते, वो भी डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। चलो अगला, इसमें थोड़ी सी बड़ी रीजनिंग है, बहुत सारा कंटेंट नहीं पढ़ा, मैं शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ। कार्बिडोपा गिवन अलोंग विद लियोडोपा, ठीक है, लियोडोपा और कार्बिडोपा, ठीक है। एल डोपा, लियोडोपा के बारे में जनरली क्या जानते हैं, जो लियोडोपा है वो पार्किंसोनिज्म में यूज करते हैं क्या। बाकी के कंटेंट आप घर पे पढ़ते रहना, मैं शॉर्टकट तरीके से समझा रहा हूँ। जब हम किसी पेशेंट को पार्किंसन में एल डोपा देते हैं ना, पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी हो गई, ठीक है। तो हमने क्या दिया, डोपामिन का हमने एल डोपा दे दिया, एल डोपा कहाँ जाएगा, ब्रेन में, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन। फिर यहाँ पर एंजाइम होता है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, वो एल डोपा को किसमें कन्वर्ट कर देगा, डोपामिन में, और डोपामिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। पार्किंसोनिज्म में आराम मिल गया, फायदा हो गया। तो एल डोपा, डोपामिन क्यों नहीं देते, डायरेक्ट डोपामिन भी दे देते, पर वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, इसलिए हम क्या देना पड़ता है, हमको एल डोपा देते हैं, ठीक है। तो एल डोपा दे तो फायदा तो होगा, बट समस्या है कि ये जो एंजाइम ब्रेन के अंदर है डोपा डिकार्बोक्सिलेज, ये पेरिफेरल भी होता है, ठीक है। कहाँ है, पेरिफेरल भी है, दूसरे टिश्यू के अंदर, ठीक है। जैसे हमारी गट हो गया, ब्लड वेसल्स वगैरह हो गया, तो ये एंजाइम यहाँ पर भी है। तो एल डोपा से डोपामिन क्या होगा, यहीं पर बन जाएगा, ठीक है, पेरिफेरल में। जरूरत हमको ब्रेन में है, और वो इधर ही एल डोपा से डोपामिन बन गया, और इधर डोपामिन की जरूरत नहीं थी। अब डोपामिन ज्यादा होगा, जिससे क्या होगी, बाद में उल्टियां होने लगेगी, ठीक है। क्या होगी इससे, उल्टियां, नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम आएगी, बीपी की प्रॉब्लम आएगी। समझ रहे हो, मतलब हम एल डोपा दे रहे हैं कि ब्रेन के अंदर जाए, वहां डोपामिन बने। कौन सा एंजाइम, डोपा डिकार्बोक्सिलेज को कन्वर्ट कर दे, पर ये डोपा डिकार्बोक्सिलेज जो है वो पेरिफेरल भी है, पेरिफेरल भी है ना, पेरिफेरल में बाहरी, इधर ही डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा। एक तो पेनिट्रेशन कम होगा ब्रेन में, दूसरा इधर कन्वर्ट, इसके कारण रिवर्स इफेक्ट आएंगे उल्टे। तो क्या करो, इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो। तो हमको क्या देना पड़ता है साथ में, कार्बिडोपा। कार्बिडोपा क्या करता है, इस डोपा डिकार्ब जो पेरिफेरल है, पेरिफेरल वाले को, उसको इनहिबिट कर देगा। तो पेरिफेरल एल डोपा से डोपामिन बनना बंद हो जाएगा, पूरा का पूरा एल डोपा कहाँ चले जाएगा, ब्रेन के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट कम आएंगे और हमको फायदा भी ज्यादा होगा। तो वन वर्ड में हम बात करें तो क्या है, कार्बिडोपा इज अ मेडिकेशन दैट इनहिबिट एंजाइम डोपा डिकार्बोलेज which responsible for converting L dopa into dopamine outside the brain, मतलब पेरिफेरल, ठीक है। तो पेरिफेरल वन वर्ड क्या बोल रहे हैं, टू इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन, पहली लाइन में लिख दिया मैंने, टू प्रिवेंट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ लियोडोपा इनटू डोपामिन। लियोडोपा से डोपामिन पेरिफेरली है ना, ब्रेन के अंदर तो कन्वर्ट होने देना है। अब कोई बच्चा बोले एक बता, ब्रेन के अंदर भी कर देगा, तो ये जो कार्बिडोपा होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, तो ये कार्बिडोपा जो है वो ब्रेन में नहीं जा पाएगा, तो बस इधर वाले एंजाइम को इनहिबिट करेगा, ब्रेन वाले को इनहिबिट नहीं करेगा। तो पेरिफेरल कन्वर्जन को रोक देगा, लियोडोपा को क्या करेगा, ब्रेन में पेनिट्रेशन बढ़ा देगा, इधर एडवर्स इफेक्ट आना कम हो जाएंगे, ठीक। ये सारा कंटेंट वही लिखा है, घर पे आपको पढ़ना हो तो फिर उसको पढ़ते रहना, शॉर्टकट तरीके से याद रखना। पहली लाइन में वन वर्ड में की नोट्स वगैरह देखोगे तो वहां पर आपको ये वन वर्ड आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा समझ में आना चाहिए, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो, कुछ भी नहीं है इस रीजनिंग में, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट हमको पार्किंसन वगैरह के बारे में थोड़ा सा मालूम हो तो चीजें क्लियर हो जाए उसमें, ठीक है। तो वाई कार्बिडोपा गिवन विद लियोडोपा, ठीक। कार्बिडोपा और बेंजसराजाइड भी यही करता है, ठीक है। अगला इसमें एट्रोपिन कॉज फोटोफोबिया, एट्रोपिन कॉज फोटोफोबिया, फोटोफोबिया, फोबिया मतलब डर लगता है किससे, लाइट से, ठीक है। फिर वापस जैसे टेट्रासाइक्लिन पे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एट्रोपिन पे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो एट्रोपिन की क्या कहानी है, ठीक है। फोटोफोबिया मतलब एट्रोपिन से लेंगे तो हमको लाइट से डर लगेगा, मतलब बाहर निकलेंगे धूप में, लाइट आंख बंद करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। तो एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन जस्ट एसिटाइलकोलिन का उल्टा काम करता है, जिस रिसेप्टर से एसिटाइलकोलिन जुड़ता है उन रिसेप्टर पे जाकर एट्रोपिन बैठ जाता है, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन को काम करने नहीं देता, ठीक है। तो ये मस्कार्निक इनहिबिटर है, एट्रोपिन इज अ मस्कार्निक इनहिबिटर या मस्कार्निक ब्लॉकर, इट इनहिबिट द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ठीक है, of the mainly which re-inverted to the papillary muscles of iris and ciliary muscles of lens, ठीक है। due to relaxation of iris the size of pupil increase, और pupil का साइज बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा,
लाइट से डर लगने, या बोल दो आंख में लाइट ज्यादा जाएगा और हमको आंख बंद करने की इच्छा होती। तो मुद्दे का टाइम वर्ड क्या है इसमें, मस्कानिक इनिबिटर। मस्कानिक इनिबिटर का मतलब क्या होता है, जो हमारे स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स, ठीक है, वहां पर होता है कौन सा, मस्कार्निक रिसेप्टर। इस मस्कार्निक रिसेप्टर पर कौन बैठता है आके, कौन बॉन्ड बनाता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। जबकि एट्रोपिन मस्कार्निक इनिबिटर है, तो एसिटाइल कोलिन की बजाय कौन बैठ जाएगा यहाँ पर, एट्रोपिन आकर बैठ गया, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन को काम करने नहीं देगा, ठीक है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन जो होता है वो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। जबकि ये एसिटाइल कोलिन के काम को एंटागोनाइज कर रहा है, उसको बॉन्ड मतलब उससे मस्कार्निक रिसेप्टर जुड़ने नहीं दे रहा, तो एसिटाइल कोलिन का उल्टा काम करेगा। तो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन की बजाय क्या कर देगा, प्यूपिल का डायलेशन कर देगा। और डायलेशन होने से फिर क्या होता है, जैसे ही लाइट आंख में ज्यादा जाता है उसके कारण आंख बंद करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया, ठीक है। दूसरा है व्हाई एट्रोपिन यूज्ड एज अ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, एनास्थेसिया देने से पहले एट्रोपिन क्यों दिया जाता है, क्यों देते हैं, ठीक है। तो वापस वही कंडीशन कि एनास्थेसिया में ज्यादातर केस में क्या होता है कि जब एनास्थेसिया दिया जाता है तो उसमें सलाइवरी और ब्रोंकियल सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सलाइवरी और ब्रोंकियल, एक तो खाली पेट है, ठीक है, पेट के सिक्रेशन, सलाइवा सिक्रेशन, लंग्स के अंदर के सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिससे लंग्स में बढ़ेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी। यहाँ बढ़ रहा है खाली पेट, ठीक है, और एसिडिटी, पेट में छाले हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सिक्रेशन करवाता कौन है, वापस में कौन करवाता है, एसिटाइल कोलिन करवाता है मस्कार्निक रिसेप्टर्स जुड़कर। अब एट्रोपिन क्या है, मस्कार्निक इनिबिटर है, तो वापस हमारे लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स के अंदर, सलाइवा, स्टोमक, है ना, सब जगह जहां जहां पर भी मस्कार्निक रिसेप्टर है वहां कौन जाकर बैठ जाएगा, एट्रोपिन। कौन बैठ जाएगा, एट्रोपिन। तो एसिटाइल कोलिन को काम करने नहीं देगा, तो ब्रोंकियल और सलाइवरी सिक्रेशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, टू रिड्यूस, है ना। इट इज यूज्ड एज अ एनास्थेसिया से पहले दे दो, ठीक है। एट्रोपिन इज अ मस्कार्निक इनिबिटर यूज्ड एज अ प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले, या प्री मतलब पहले, एनास्थेटिक मेडिकेशन यूज करते टू रिड्यूस द सलाइवरी एंड ब्रोंकियल सिक्रेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इट इज अ मस्कार्निक ब्लॉकर या मस्कार्निक इनिबिटर, एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन मस्कार्निक रिसेप्टर। मस्कार्निक रिसेप्टर पर एसिटाइल कोलिन के काम को क्या कर देती, रोक देती, ठीक है। फिर एट्रोपिन से एक और क्वेश्चन आ सकता है, why atropine used as a why atropine used in ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है, या इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग बोल दो, ठीक है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस, ऑर्गेनोफॉस्फेट बोल दो, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जैसे मेलाथियन, पेराथियन हो गया, ठीक है, या इंसेक्टिसाइड हो गया, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो बॉडी में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एसिटाइल कोलिन जो होता है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम लगता है, ठीक है, उसका नाम होता है कोलिन एस्टरेज। वो एसिटाइल कोलिन को किसमें तोड़ देता है, कोलिन प्लस एसिटिक एसिड में तोड़ देता है। लास्ट में सारी चीजें मैं समराइज कर दूंगा, है ना, परेशान मत होना, ठीक है। थोड़ा सुनो बहुत अच्छे, मतलब इसमें फार्माकोलॉजी की रीजनिंग, फार्माकोलॉजी बहुत सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं। अब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए, वहां पर भी कंटेंट आपको काम में आएगा, तो पैनिक नहीं होना। फिर समराइज करूंगा, वन वर्ड में आ जाएगा समझ में। एसिटाइल कोलिन को एक एंजाइम तोड़ता है, उसका नाम होता है कोलिन एस्टरेज, ठीक है, कोलिन एस्टरेज या एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, कोलिन और एसिटिक एसिड में, ठीक है। अब ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड, मतलब कोलिन एस्टरेज इनिबिटर पढ़े थे हमने, कोलिन एस्टरेज इनिबिटर दो प्रकार, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल वाले कौन से, फाइसोस्टिग्मा, पायरिडोस्टिग्मा, नियोस्टिग्मा, वो थोड़ी देर के लिए इनिबिट करते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इनिबिट करोगे तो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग होती है। बट जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है ये क्या है, परमानेंट इनिबिटर है, ये इरिवर, एक बार एंजाइम को इनिबिट कर दिया तो नए एंजाइम आएंगे वो तोड़ेंगे ना, तो उसका लेवल क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और एसिटाइल कोलिन का लेवल जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या समस्या आती है, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को, हाँ, एसिटाइल कोलिन हार्ट रेट को क्या करता है, मैंने बोला था ना अभी नॉर्मल कंडीशन में एसिटाइल कोलिन ज्यादा है, ऐसा याद कर लो। जब एसिटाइल कोलिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमारी हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ब्रोंकियल्स को सिकुड़ा देगा, ब्रोंकियल सिक्रेशन को बढ़ा देगा।
एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देगा, पेट में छाले होंगे, ठीक है, मतलब हार्ट रेट बहुत कम हो सकती है, लंग्स के अंदर घुटन से होने लग जाएगी हमको, ठीक है, तो ये दिक्कत करेगा जब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो मेलाथियन पेराथीन एक तरह के पॉइजन है, इंसेक्टिसाइड बोल दो आप या ऑर्गेनोफॉस्फेट, ये परमानेंट इनहिबिटर है, ठीक है, ये तो हम अभी इसके बारे में पढ़े, ऐसा ऐसा हो जाएगा। हाँ हो जाए, एसिड सिक्रेशन ज्यादा होगा तो पेट में छाले हो जाएंगे, ठीक है। पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड बहुत सारे होते हैं, उसमें से ये कुछ एग्जांपल बात करें हम, तो ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड लाइक मेलाथियन पेराथियन इज ए irreversible inhibitor of cholesterol enzyme. It inhibit the cholesterol enzyme and prevent the metabolism या decrease the metabolism of acetylcholine and increase the level of acetylcholine का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दें, बहुत ज्यादा बढ़ाने से ऐसी समस्या आएगी। अब मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, why atropine used as antidote in organophosphorus poisoning organophosphorus compound में एट्रोपिन एंटीडोट क्यों यूज करते हैं? तो एट्रोपिन का काम ही हुई है भाई, ये एसिटाइलकोलिन कैसे काम करेगा, बोले मस्कार्निक रिसेप्टर से जुड़ के करेगा, तो आप क्या करो, एट्रोपिन दे दो, इन सारे मस्कार्निक रिसेप्टर को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? एट्रोपिन कर लेगा, तो एसिटाइलकोलिन अपना असर दिखा पाएगा क्या? नहीं दिखा पाएगा ना, तो अब एट्रोपिन का लेवल क्या कर दो, बॉडी में बढ़ा दो। तो मुद्दे का कॉन्सेप्ट क्या है, एट्रोपिन इज अ मस्कार्निक इनहिबिटर, इट एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ एसिटाइल, ये एसिटाइलकोलिन के काम को रोकता है। फोटोफोबिया इसलिए कर रहा है, प्रिनेस्थेटिक मेडिकेशन सिक्रेशन को कम करने के लिए दिए, और ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड में एसिटाइलकोलिन के काम को रोकने के लिए दिए, तो हमको सिम्पटोमेटिक रिलीफ झट से मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो टेट्रासाइक्लिन की 4 रीजनिंग और एट्रोपिन की 3 से 4 रीजनिंग है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आपको कंटेंट बहुत सारा दिख रहा है, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस सुनते जाना यहाँ पर, है ना। Why adrenaline is given with local anesthetic? एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक के साथ में क्यों देते हैं? लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है? एक होता है जनरल जो बेहोशी की दवाई होगी, और लोकल जो लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। यदि यहाँ इंजेक्ट कर दिया तो इस एरिया में लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, यहाँ से नर्व ट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगा, इसको लोकल एनेस्थेटिक, बाकी पूरी बॉडी ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक, अब लोकल एनेस्थेटिक कहाँ अप्लाई किया जाता है? लोकली, ठीक है, जैसे हाथ में कोई सर्जरी या कोई माइनर सर्जरी हो रही, कोई पेन हो रहा है, तो उस केस में देते हैं। अब लोकल एनेस्थेटिक जो है, यहाँ जितनी ज्यादा देर रहेगा एक अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन, उतना ज्यादा असर करेगा। अब पता चले यहाँ इंजेक्ट किया और यहाँ से लोकल एनेस्थेटिक भाग जाए, ब्लड सर्कुलेशन में चले जाए, तो पूरी बॉडी में चले गया तो डाइल्यूट हो गया, अब उसका असर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि हमको यहाँ ज्यादा देर रखना है, ठीक है। तो लोकल एनेस्थेटिक लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आता है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन को और क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन, ठीक है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन। ब्लड वेसल्स पे क्या असर दिखाता है, जो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ब्लड वेसल को क्या करता है, सिकुड़ा देता है। यदि हम लोकल एनेस्थेटिक के साथ में एड्रेनालिन दे दे तो एड्रेनालिन क्या करेगा, ये जो ब्लड वेसल इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, इनको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो लोकल एनेस्थेटिक है वो ज्यादा देर तक यही रहेगा, यहाँ से जल्दी हटेगा नहीं, ज्यादा देर यहाँ रहेगा तो क्या करेगा, वो ज्यादा देर असर करेगा, ठीक है, बस ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो एड्रेनालिन हैज बीन एडेड, है ना, हैज बीन एडेड टू द लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन। एड्रेनालिन इज कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, इन द एरिया, ठीक है, व्हेन वेयर अप्लाइड, जहाँ लगाते हैं, ठीक है, और उसके कारण क्या, रिड्यूस ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हुआ तो वहां से ड्रग हटेगी नहीं, वहां ज्यादा देर रहेगी, ठीक है, विच टर्न द स्लो डाउन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक वहां से जल्दी एब्जॉर्ब या हटेगा नहीं, इट रिमेन्स लोकलाइज एट द साइड फॉर लॉन्ग टाइम, वहां ज्यादा देर रहेगा और ज्यादा देर अपना असर दिखाएगा, ठीक है, आगे समझ में। मतलब वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट में चीजें ऐसा कुछ नहीं, आपको देखो रीजनिंग पर जब समझ में आती है, जब आपको थोड़ा 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 ड्रग के बारे में, बहुत ज्यादा नहीं, हर ड्रग के बारे में कुछ न कुछ मालूम होगा। अब एड्रेनालिन का मालूम है कि ब्लड से सिकुड़ाती है, और ये इसका मालूम है लोकल एनेस्थेटिक को ज्यादा देर वहां रखना, ज्यादा देर असर करेगा, बस ये इतना कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वन वर्ड याद रखना हमको एक सेंटेंस में, इट मिनिमाइज द एब्जॉर्ब, है ना, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करके क्या कर रही है, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर रही है, उसको लोकलाइज रख रही है, जो ज्यादा देर असर कर पाएगा। आगे समझ में, क्यों देते हैं, ब्लड वेसल को सिकुड़ा देता है, ब्लड का फ्लो कम करता है, लोकल से लोकलाइज रहे, ज्यादा देर असर करे, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, साथ में देना पड़ता है, ठीक है। तो उस लिक्विड के अंदर, सलाइन के अंदर या जो भी लिक्विड उसको इंजेक्ट किया, उसमें क्या कर दो, थोड़ा सा एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन डाल दो, ठीक है। आइसोसार्बिड डाइनाइट्रेट, ठीक है, आइसोसार्बिड मोनोनाइट्रेट,
ये नाइट्रोग्लिसरीन की इनकी जो टेबलेट्स होती है नाइट्रेट्स, ये क्या काम में आते हैं? ये एंटी एंजाइनल है। क्या है ये? एंटी एंजाइनल ड्रग्स है। ठीक है, एंटी एंजाइनल ड्रग एंजाइना पेक्टोरिस में देते हैं। और एंजाइना में क्या होता है? एंजाइना में क्या होता है? सडन सीवियर चेस्ट पेन। एंजाइना में क्या होता है? सडन सीवियर चेस्ट पेन। हाँ, सीने में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, जितने ऑक्सीजन की डिमांड है उतना ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहे, असहनीय पेन हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में अब दर्द हो रहा था, हम सोचे 2 घंटे बाद, आधे घंटे बाद ड्रग जाएगी जब आराम मिले, इतना हम दर्द सहन नहीं कर सकते, उसमें इमीडिएट फायदा चाहिए। ठीक है, अब यदि हम इस टेबलेट को खा ले, निगल जाएगी, पेट में जाएगी, धीरे से एब्जॉर्ब होगी, लीवर में भी जाएगी, वहाँ मेटाबोलाइज हो जाएगी, तो हार्ट में एक तो कम पहुंचेगी और बहुत देर से पहुंचेगी, तो टाइम लगेगा। ठीक है, इस केस में क्या कर, उसको जबान के नीचे रख, सबलिंगुअली मतलब अंडर द टंग, है ना, जबान के नीचे रख लिया, यही वो डिजॉल्व होगी, यहीं से एब्जॉर्ब होकर ब्लड सर्कुलेशन में लगेगा, हार्ट में जाकर असर करते है, तो लीवर से बच गई वो, तो बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच गई और इमीडिएट इफेक्ट भी मिल गया, इसलिए क्या करते उसको हम सबलिंगुअली देते थे। ऑप्शन एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली या अंडर द टंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, व्हेन आइसोसाइनाइड प्लेस अंडर द टंग, ठीक है, इट एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लीवर। अब पेट से, हाथों से, एसिड से, एंजाइम से सबसे बच गई, लीवर के एंजाइम से बच गई, अलाउिंग द मेडिकेशन टू टेक इफेक्ट मोर क्विकली एज कंपेयर टू ओरल इंजेक्शन, है ना। ओरली खाते टेबलेट ब्रेक डाउन होती, डिजॉल्व होती, फिर एब्जॉर्ब होती, फिर टूट जाती, फिर हार्ट में जाती, बहुत समय लगता, इतना देर हम दर्द नहीं सह सकते। ठीक है, इसलिए उसको क्या करते, सबलिंगुअली दी, जबान के नीचे रखने के लिए दी। ठीक, जब भी पेन हो जबान के नीचे रख लेना, इमीडिएट क्या होगी, वो असर दिखा देगा। ठीक है, तो रैपिड एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, फास्ट एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इज क्रूशियल ना ड्यूरिंग द एंजाइना एपिसोड्स। एंजाइना मतलब जब एंजाइना का अटैक आता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसमें चेस्ट पेन से हमको जल्दी रिलीफ मिल जाए, इसलिए क्या करते हैं, उसको जबान के नीचे रख लेते हैं, टू बाईपास द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से बचाने के लिए, जल्दी असर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सबलिंगुअली देते हैं। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस की दवा मतलब नाइट्रेट्स आ रहा समझ में। अब यहाँ आपको थोड़ा सा एंजाइना मालूम है, थोड़ा सा ड्रग के बारे में मालूम है, सबलिंगुअल रूट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इतना सारा कंटेंट फिर पढ़ना नहीं पड़ता। ये तो क्या है, एक लिखने का तरीका होता है, एग्जाम में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो 1 वर्ड 2 वर्ड्स में काम हो जाए। डायरेटिक्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ऐसी दवाइयाँ जिनको खाने से यूरिन ज्यादा है, मतलब पेशाब ज्यादा, उसको डायरेटिक कहते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी की दवाइयाँ, बीपी कम करने की कौन कौन सी होती है, बीटा ब्लॉकर हो गए, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गए, अल्फा ब्लॉकर हो गए, ठीक है, क्लोनिडीन हो गया, मिथाइल डोपा हो गया, बहुत सारे है ना, फिर एसी इनहिबिटर हो गए, एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर, बहुत सारी दवाइयाँ बीपी को कम करने की। उनके साथ में डायरेटिक्स या थायाजाइड डायरेटिक्स क्यों देते हैं, थायाजाइड डायरेटिक क्यों, तो डायरेटिक देने से क्या फायदा होगा भाई, डायरेटिक देंगे तो एक तो एलिमिनेशन होगा किसका, सोडियम का, पानी का भी, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा बीपी उधर से कम हो गया, बाकी बीटा ब्लॉकर ने थोड़ा सा कम कर दिया, तो बीपी जल्दी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ जाता है, क्या होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो डायरेटिक बाय इंक्रीजिंग द यूरिन प्रोडक्शन, है ना, रिड्यूसिंग द फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड का वॉल्यूम कम कर देते हैं, बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ फ्लूइड सर्कुलेशन इन द ब्लड वेसल्स, है ना, डायरेटिक के हेल्प टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। अब इनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के साथ दे दो, जैसे बीटा ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर वगैरह, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट आ रहा है, डबल इफेक्ट होगा, मतलब एक तरह से वॉल्यूम भी कम हो गया, उधर हार्ट रेट कम कर दी, ब्लड वेसल डायरेक्ट करते, बीपी जल्दी कंट्रोल हो जाता है। ड्रॉबैक भी, बहुत सारी बीपी की दवाएं साथ में ले लो तो एक्सेसिव फॉल इन बीपी, बीपी बहुत कम भी हो सकता है, तो डॉक्टर की जानकारी से लेना चाहिए। ठीक है, विटामिन सी और आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम साथ में क्यों देते हैं, तो विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसलिए साथ में देते हैं। ठीक है, आयरन किसके लिए देते हैं, विटामिन सी मतलब एस्कॉर्बिक है ना, एनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन हीम आयरन बाय कन्वर्टिंग इनटू मोर एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, आयरन कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, तो जनरली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से,
तो हमारा जो डाइटरी आयरन होता है वो भी फेरिक और फेरस, ठीक है। तो विटामिन सी हेल्प कन्वर्ट पुअरली एब्जॉर्ब फेरिक आयन, पुअरली एब्जॉर्ब फेरिक Fe ट्रिपल पॉजिटिव फेरिक हो गया, ठीक है, इनटू अ मोर सॉल्युबल फॉर्म, मतलब क्या बोलता, फेरस आयन Fe फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो क्या होता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जल्दी फायदा करेगा, नहीं तो आयरन हमारा ऐसे ही निकल जाएगा। तो विटामिन जो होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ऐसे ही कैल्शियम जब भी लेते हैं साथ में क्या लेना चाहिए, विटामिन डी। यहाँ आजकल जो मिल्क आता है या फिर ऑयल भी आता है वो सब फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड ऑयल आता है, मतलब उनमें ऑलरेडी विटामिन और विटामिन डी डला रहता है तेल के अंदर ही। तो आपको जो खाने का कैल्शियम है वो तभी एब्जॉर्ब होता है जब हमारी बॉडी में क्या है, विटामिन डी है। तो विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए या तो आप जब भी कैल्शियम की गोली खाते हो, कैल्शियम की टेबलेट ले रहे हैं हम, ठीक है, तो साथ में आपको या तो हफ्ते में एक बार खाने के लिए डॉक्टर क्या कर देता है, विटामिन डी का कैप्सूल देते वंस वीक, या फिर इस कैल्शियम की टेबलेट में ही विटामिन डी डला रहता है, ठीक है। तो विटामिन डी खाना ही पड़ेगा। तो कैल्शियम इस हड्डियों के लिए, इनके लिए बहुत जरूरी है, टीथ बोन वगैरह के लिए विटामिन डी प्ले क्रूशियल रोल इन हेल्पिंग द बॉडी एब्जॉर्ब द कैल्शियम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट टू द बोन वेयर द कैल्शियम इज नीडेड। तो ओवरऑल कहते हैं हम कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए हमको साथ में विटामिन डी देना चाहिए, और आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए क्या देना चाहिए, विटामिन सी देना चाहिए, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक रीजनिंग और सुन लो, ठीक है। INH के साथ में B6 मतलब पायरिडॉक्सिन क्यों देते हैं, ठीक है। तो INH मतलब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। लॉन्ग टर्म INH का यूज करने B6 की कमी हो जाती है, और लॉन्ग टर्म INH यूज कर रहे हैं मतलब 6 महीने तो खाना ही पड़ रहा है मिनिमम। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी या न्यूराइटिस हो जाता है, तो पहले ही क्या करो, B6 ज्यादा खा के चलो जिससे न्यूरोपैथी ना हो, ठीक है। तो टू प्रिवेंट पेरिफेरल न्यूरोपैथी या न्यूराइटिस B6 गिवन विद आइसोनियाजाइड, ठीक है। फिर थायाजाइड डायरेटिक, थायाजाइड डायूरेटिक के साथ में पोटेशियम साल्ट क्यों देता है, पोटेशियम साल्ट क्यों देता है, ठीक है। तो थायाजाइड ज्यादा दिन लेंगे, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड वगैरह, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, हाइपोकेलेमिया हो जाता है, मतलब पोटेशियम की कमी, क्योंकि थायाजाइड का ड्रॉबैक को पोटेशियम लॉस भी करा देते, तो क्या हो जाएगा, हाइपोकेलेमिया। तो पहले ही पोटेशियम क्या करो, साथ में ज्यादा खा लो तो हाइपोकेलेमिया ना हो, ठीक है, टू प्रिवेंट हाइपोकेलेमिया। तो इस टाइप की रीजनिंग एग्जाम में आती रहती है, ठीक है। चलो फटाफट आंसर करते चलना। क्लोनिक एसिड गिवन विथ अमोक्सिलिन, रीजनिंग पढ़ी उससे आंसर समझ में आ जाएगा फटाफट। क्या है फर्स्ट आंसर, increase the absorption, prevent the allergic reaction, inhibit the beta enzyme produced by bacteria, enhance the protein binding। क्या करता है, इनहिबिट बीटा लैक्टामेज एंजाइम, बीटा एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हम क्या देते हैं, क्लोनिक एसिड साथ में, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना मैंने, एक बैक्टीरिया है एंजाइम प्रोड्यूस करता है, हमारी अमोक्सिलिन को ही तोड़ देगा, तो इस एंजाइम को इनहिबिट करने के लिए हमको साथ में क्या दे दो, एक इनहिबिटर दे दो, जिससे ड्रग इसको बाद में मारती रहेगी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी नहीं आए, ठीक है, और उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाए। प्रोबेनिसाइड गिवन विद पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के साथ में क्यों देते हैं, पेनिसिलिन के एलिमिनेशन को कम करने के लिए, पेनिसिलिन डायरेक्ट सिक्रेट होता है तो ट्यूबुलर सिक्रेशन को कम करने के लिए, तो इनहिबिट रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ पेनिसिलिन, मतलब वो पेनिसिलिन जो है लार्ज मॉलिक्यूल है, फिल्टर नहीं होते, क्या होते हैं, डायरेक्ट सिक्रेट होती थी, सिक्रेशन को रोक देता, तो पेनिसिलिन जो होगी वो ज्यादा देर तक ब्लड में रहेगी, ज्यादा देर असर करेगी, ठीक है। तो ट्यूबुलर सिक्रेशन को रोकने के लिए देते हैं, ठीक है। द मेन रीजन फॉर यूजिंग कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी इन ट्यूबरक्लोसिस, टीबी में ड्रग्स कॉम्बिनेशन में 4-FDC 3-FDC क्यों देते हैं, रेजिस्टेंस को कम करने, टू प्रिवेंट द ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है भाई, ये नहीं तो ये नहीं तो अलग अलग मैकेनिज्म से काम करने वाली दवाएं देते हैं, ठीक है। और एंटीबायोटिक को भी इसीलिए कॉम्बिनेशन में देते हैं, व्हाई एंटीबायोटिक्स आर गिवन इन कॉम्बिनेशन फॉर्म, मतलब इन जनरली छोटा मोटा इन्फेक्शन एक ही खाते हैं, पर कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया तो फिर 2 या 3-4 तरह की एंटीबायोटिक खाना पड़ती है, क्यों खाते हैं या क्यों लगाते हैं, रेजिस्टेंस को कम, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए देते हैं। टेट्रासाइक्लिन शुड नॉट बी गिवन अलोंग विथ मिल्क प्रोडक्ट और एंटासिड्स, क्योंकि मिल्क में क्या है, कैल्शियम है, और एंटासिड में भी कैल्शियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम होता है, टेट्रासाइक्लिन से चिलेट बना लेता है, और टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है,
कम हो जाता, दे फॉर्म इनसॉल्युबल चिलेट, है ना, ध्यान रख, चिलेट या कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स भी होते, पर ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इससे टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर ओल्ड, है ना, 8 ईयर, 8 साल से छोटे बच्चों को भी नहीं देते, क्यों, बोन और टीथ में डिफेक्ट करता है, ठीक है, इट कॉज परमानेंट डिस्कलरेशन ऑफ टीथ एंड बोन डिफॉर्मिटीज या डिफेक्ट इन डेवलपिंग फिटस, ठीक है। जो बच्चा उसमें क्या करेगी, क्योंकि कैल्शियम के साथ ये चिलेट बना रहा है, ठीक है। सल्फोनामाइड जो होता है पस के केस में इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि पस में क्या ज्यादा होता है, पाबा, है ना, डेड सेल्स वगैरह है उसके, तो पाबा बहुत ज्यादा है, और पाबा ज्यादा होने से सल्फोनामाइड वहां पर कम पड़ गया, तो सल्फोनामाइड का जो है वो इफेक्टिवनेस क्या होता है उसमें कम हो जाए, उसमें दूसरे मैकेनिज्म से काम करने वाली दवाएं हमको देना पड़ती है, ठीक है। चलो वैसे अगली बार चेंज कर दूं, सारे बी आंसर आ रहे हैं ना, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और रट्टा नहीं मानना चाहिए कि हाँ कॉमन लगा दिया, बी 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 लगाते चलो, थोड़ा पढ़ के लगाना ना। कार्बिडोपा गिवन अलोंग विथ लियोडोपा, ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने कि एल डोपा जो होता है उसने कहाँ जाना चाहिए, ब्रेन में जाना चाहिए, पर इधर एक एंजाइम उसको तोड़ के इधर ही डोपामिन बना देता है, तो इसको क्या करता है, कार्बिडोपा इनहिबिट कर देता है, तो इधर का पेरिफेरल कन्वर्जन रुक जाता है, पूरा का पूरा एल डोपा कहाँ चले जाए, ब्रेन में, तो प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ लियोडोपा इनटू डोपामिन या पेरिफेरल टिश्यू में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए कार्बिडोपा साथ में देना चाहिए। एट्रोपिन इज यूज्ड एज अ प्रीएनेस्थेटिक मेडिकेशन, क्योंकि एट्रोपिन क्या है, मस्कानिक इनहिबिटर है, एसिटाइलकोलिन के काम को क्या करती है, एंटागोनाइज करती है। एनास्थेसिया देने से पहले इसलिए देते हैं क्योंकि सलाइवरी और ब्रोंकियल सिक्रेशन को कम करने के लिए, है ना, ठीक है। एट्रोपिन कॉज फोटोफोबिया, वही मस्कानिक इनहिबिटर है, प्यूपिल को डायलेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, लाइट अंदर जाता है, उससे डर लगता है, आंख बंद करने की इच्छा होती है, उसको बोलते हैं हम फोटोफोबिया कॉज करता है। एसिटाइलकोलिन मियोसिस करता है, और एट्रोपिन उसका उल्टा है, माइड्रेसिस का होता है। एड्रेनालिन एडेड इन एनास्थेटिक, ठीक है, लोकल एनास्थेटिक प्रिपरेशन क्यों देते हैं, तो एड्रेनालिन जो होता है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, और जो जनरल मतलब लोकल एनास्थेटिक होता है उसको एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, उसको ज्यादा समय तक क्या करता है, लोकलाइज रखता है, जिससे उसका इफेक्टिवनेस क्या हो, उस एक पर्टिकुलर एरिया पे क्या हो, ज्यादा देर रहे, ठीक है। आपको एमसीक्यू और एप्लीकेशन पे काफी सारे मिल जाएंगे, ठीक है, और सारे लेक्चर भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। इंसुलिन इज नॉट गिवन ओरली, क्या होता है, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोनल प्रोटीन है, और ओरल लेंगे तो हमारे एसिड और एंजाइम क्या कर देंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे, तो डिस्ट्रॉयड बाय द गैस्ट्रिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम, सो इट इज नॉट इफेक्टिव ओरली, इट गिवन बाय सबक्यूटेनस इंजेक्शन, ठीक है। विटामिन डी कैल्शियम के साथ में क्यों देते हैं, तो विटामिन डी जो होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। सेम केस उसके साथ में विटामिन सी के, विटामिन सी गिवन विद आयरन, ये भी उसको फेरिक को काय में कन्वर्ट कर देता है, फेरस में, और इंक्रीज द गैस इनहेंस, हाँ यहाँ अलग आंसर है ना, तो 2 सेकंड में मत चलना, इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइन, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए देते हैं। आइसोसार्बेट डाइनाइट्रेट गिवन सबलिंगुअली टू अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, भाई लीवर में जाके ड्रग डिग्रेड हो जाती, नहीं तो ओरली खाते तो डायरेक्ट म्यूकोजल में, है ना, म्यूकोजा को क्रॉस करके सीधे कहाँ चली जाएगी वो, ब्लड सर्कुलेशन में, और हार्ट में जाकर इमीडिएट इफेक्ट दिखाएगी, ठीक है, तो पेट में और लीवर में डिग्रेड ना हो इसके लिए देते हैं, ठीक है। डायरेटिक्स आर गिवन विथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, तो रिड्यूस सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, रिटेंशन को कम करने के लिए या फिर एलिमिनेशन को बढ़ाने के लिए, एक ही बात है, ठीक है। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, बीपी जल्दी कम हो जाए, है ना, इसलिए कॉम्बिनेशन में देते हैं। एस्प्रिन नॉट गिवन इन एम्प्टी स्टोमक, नहीं तो क्या कर देगा, पेट में छाले कर देगा ना, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, खाली पेट नहीं लेना चाहिए, और पेप्टिक अल्सर है तो उस केस में भी नहीं लेना चाहिए, तो और छाले क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। एस्पिन अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन से इसको इनहिबिट करता है, कॉक्स 1 इनहिबिटर है, और क्या करेगा वहां पर, गैस्ट्रिक अल्सरेशन, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज कर देगा उल्टा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रे सिंड्रोम, रे सिंड्रोम क्या होता है,
मतलब एडवर्स इफेक्ट, कॉज ऑफ एडवर्स इफेक्ट जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, और रिलेटेड ड्रग। ठीक है, तो एस्प्रिन, एस्प्रिन को यदि हम वायरल फीवर में दे दें टीनेजर्स को, छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है, उनको वायरल फीवर में तो रे सिंड्रोम हो जाता है, कोमा में चले जाते हैं, मेंटल कंफ्यूजन वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो एस्प्रिन को कभी भी वायरल फीवर में नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। फिर क्लोरेम्फेनिकॉल प्रेगनेंसी में दिया या छोटे बच्चे को दे तो क्या हो जाता है, उससे ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फिर सल्फोनामाइड जो होता है उससे क्या होता है, एसजे सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। और कजिंग सिंड्रोम क्या होता है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड जब ज्यादा काम करे, या स्टेरॉइड जो होते हैं उनका लॉन्ग टर्म यूज करने से कजिंग सिंड्रोम हो जाता है। इसमें एक तो बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टेरॉइड क्या करते हैं, शुगर बढ़ाते हैं, फ्लूइड रिटेंशन भी करेंगे। दूसरा क्या होगा, वेट भी बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाता है, मून फेस भी बोलते हैं, राउंडिंग ऑफ फेस, फैट डिपॉजिट, एडिशन डिसीज, एड्रिनल ग्लैंड का कम काम करना क्या कहलाता है, एड्रिनल डिसीज, है ना। आईएनएच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, लॉन्ग टर्म यूज करने से पेरिफेरल न्यूरोपैथी या न्यूराइटिस हो जाता है, इससे B6 की डेफिशिएंसी, ठीक है, पायरिडॉक्सिन की कमी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनो ग्लाइक एंटीबायोटिक, इससे क्या हो जाता है, नैनो, ठीक है, तो नेप्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी, एलर्जी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। तो ये कान और किडनी खराब होना एग्जाम में बहुत पूछते हैं। ठीक है, पेनिसिलिन का बहुत ही कॉमन एडवर्स इफेक्ट पूछे थे, क्या, हाइपर सेंसिटिव एलर्जी। और इंसुलिन से क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर और नीचे गिर जाता है। वारफेरिन और हेपेरिन ब्लड बहुत पतला कर देती है। ठीक है, तो ये मतलब और भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट, पर ये कॉमन है, मतलब इसमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। रीजनिंग, एडवर्स इफेक्ट, फिर एंटीबायोटिक के, एंटीमाइक्रोबियल के कुछ के सोर्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टाटिन, ग्रीशोफल्विन, है ना, इनके सोर्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बाकी लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे बाकी वीडियो भी है, उसको थोड़ा सा देखो घर पे। और टेस्ट पेपर है बहुत सारे हैं, पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसमें सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे रखे हैं, और सब्जेक्ट वाइज भी है, और फिर कॉमन सारे सब्जेक्ट के मिला के भी है। ठीक है, अलग अलग टाइप के टेस्ट है, तो अलग अलग फोल्डर में सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, थैंक यू सो मच।